हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पीपल एज रिसोर्स। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है उसको एक लायबिलिटी ना समझकर हम एक एसेट कैसे समझ सकते हैं, उसको एक एसेट में कैसे चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसमें आपने देखा था कि किसी भी जगह पे प्रोडक्शन के लिए जो लेबर होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेबर कौन प्रोवाइड कराता है? लेबर प्रोवाइड कराती है जो वहां की पॉपुलेशन होती है। तो इसलिए किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है, तो हम उसको लायबिलिटी नहीं समझ सकते, वो हमारे लिए एक एसेट है। अब एसेट कैसे बन सकती है? एसेट बन सकती है अगर हम उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी स्किल को और भी ज्यादा डेवलप करें तो वो हमारे लिए एक एसेट बन सकती है। तो यही जो डेवलपमेंट होता है, हम अपनी पॉपुलेशन में स्किल, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह में डेवलपमेंट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, जैसे एग्जांपल से देखते हैं। इंडिया में बात करें तो इंडिया में आपको पता है कि आईटी रेवोल्यूशन हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि इंसानों ने अपने नॉलेज की हेल्प से टेक्नोलॉजीज बनाई और वो टेक्नोलॉजीज जो थी उनसे ही, उसी की हेल्प से जो प्रोडक्शन था वो हमारा कई गुना बढ़ गया। तो वो प्रोडक्शन बढ़ने से उस कंट्री की जो जीडीपी थी या फिर नेशनल इनकम थी उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कैसे ह्यूमन की नॉलेज ने मिलके इंडिया की जो डेवलपमेंट थी उसको और ज्यादा ग्रोथ को और स्पीड में बढ़ा दिया। जापान का एग्जांपल ले तो जापान में आपको पता है कि उसकी जो लोकेशन है वहां पे उसके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम है, उसके पास उतनी क्वांटिटी में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल दैट कंट्री इज रिच एंड डेवलप। कैसे इतनी रिच एंड डेवलप है? क्योंकि जो जापान है वो अपने यहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा डेवलप करता है। वहां पे लोगों की हेल्थ, लोगों की एजुकेशन, स्किल, इस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जिससे वहां पे जो उनके पास थोड़ा बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ये बहुत अच्छे से वो यूज करते हैं और वो बहुत ही रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं। सो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करके हम ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, फिर कोई कंट्री ग्रो कर सकती है। नो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे मैंने बात की कि प्रोडक्शन करते हैं लोग, जो पॉपुलेशन है वो प्रोडक्शन करती है। सो प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करेगी। तो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मीन्स जो डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड होती है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सारी एक्टिविटीज आती है हमारी प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आती है? सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ से हमको जो भी प्रोड्यूस मिलता है उसको हम फर्दर और भी ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, या फिर आप इन शॉर्ट बोल लो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। नो, थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर स्पेशली जो होती है वो सर्विसेज रिलेटेड होती है, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, या फिर आप टूरिज्म बोल लो। ये सारे जो भी सर्विसेज में आते हैं वो आते हैं हमारी टर्शियरी सेक्टर में। ना, ये जो एक्टिविटीज आप देख रहे हो कि तीनों एक्टिविटीज ये प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं लगे हुए हैं, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी 2 तरह की होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक होती है मार्केट एक्टिविटी, एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें जो भी प्रोडक्शन हो वो किसी ना किसी प्रॉफिट के लिए किया जाता है या कुछ लोगों को उससे फायदा हो उसके लिए किया जाता है। ये प्रोडक्शन, यहाँ पे आपको जाके मार्केट में सामान आप बेचते हो, आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं, तो वो आपके आते हैं मार्केट एक्टिविटीज में। नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो होती है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती है। जैसे कोई एक फैमिली है, उसका अपने एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, वो उसी में खेती कर रही है, वहां से जो भी प्रोड्यूस मिल रहा है वो अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज कर रही है, उसको मार्केट में जाके बेच नहीं रही है, तो वो आएंगी हमारी नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो अपने लिए की जाती है, वो किसी प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती है। ओके, सो नाउ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। नॉर्मली आपको पता है कि जो भी एक्टिविटीज हैं वो ये मान के शुरू से ये चला आ रहा है कि जो विमेन है उनका काम घर के काम करना है और जो मेल है उनका काम है कि आप बाहर जाके पैसे कमा कर लेके आओ। तो ये एक तरह से एक स्टीरियोटाइप चला आ रहा है। हालांकि जो विमेन होती हैं वो घर के काम करती हैं, उनको उतना रिकॉग्निशन उस चीज के लिए नहीं मिलता है, लेकिन उसी काम को अगर वो जाके बाहर करती हैं तो उसके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं। यहाँ पे एक चीज आती है कि जो विमेन होती हैं उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, उतनी
उतनी स्किल नहीं होती है, जिसकी वजह से विमेन को जो पेमेंट मिलता है वो मेन के कंपैरिजन में कम मिलता है। और विमेन ऐसी जगह पे काम करती हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, जहां पे उनको प्रॉपर पेमेंट भी नहीं मिलता है, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनको मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है, जो भी फैसिलिटीज मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिलती हैं। लेकिन वहीं दूसरी जगह पे कुछ विमेन ऐसी हैं जो एजुकेटेड है, स्किल्ड है, तो वो जाके जहां पे काम करती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, वहां उनको सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक मैन को मिलती है, मेल को मिलती है, और साथ में साथ उनका इनकम भी इक्वल होता है। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं एक हमेशा एक मुद्दा रहता है कि जो विमेन है, मेन है, उनकी सैलरी में बहुत ज्यादा गैप है। तो आज के टाइम पे काफी हद तक ये गैप कम हुआ है, लेकिन वी होप कि आगे भी ये गैप कम हो। ओके, सो नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि किसी भी कंट्री में जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी रहेगी वो उस कंट्री की ग्रोथ में उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी ना। क्वालिटी कैसे बढ़ सकती है पॉपुलेशन की, कुछ चीजें मैंने यहाँ दी हुई हैं, जैसे लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एंड थर्ड इज स्किल। लिटरेसी रेट चलो वन बाय वन समझते हैं हम। तो अगर ये तीनों चीजें अगर कहीं ना कहीं अगर पॉपुलेशन में रहेंगी तो वो पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए लायबिलिटी ना बनकर एक एसेट बन जाएगा, और अगर वो एसेट बन जाएगा तो वो उस कंट्री की ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो लिख या पढ़ सकते हैं उनको हम लिटरेट बोलते हैं, ठीक है। सो चलो वन बाय वन देखते हैं। एजुकेशन, तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में लिटरेसी रेट 1951 के टाइम पे 18% था, देन 1991 में 52% एंड 2010 to 11 में 74%, यानी कि काफी हद तक हमारे यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो काफी हद तक बढ़ा है। आगे भी वी होप कि ये 100% जल्दी ही पहुंच जाए। इंडिया में अगर बात करें, हमने जो हमारा बजट होता है, सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने 151 करोड़ एजुकेशन के लिए अलॉट किए थे। 11th प्लान में 166.90 करोड़ अलॉट किया गया था, जो कि जीडीपी का ऑलमोस्ट आज के टाइम पे 3% हम एजुकेशन में देते हैं। लास्ट कुछ सालों से हम जीडीपी का 3% हमारी एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाए हैं जिसकी हेल्प से हम एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा इंडिया में लोगों को प्रोवाइड करा सके, जैसे सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये लाया गया था ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं उनको यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, और ये इनका एक गोल था कि 2010 तक हम सारे बच्चों जो भी 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप में आएंगे उनको हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करा सके। ये एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और साथ में किसके साथ पार्टनरशिप में, स्टेट एंड लोकल जो भी गवर्नमेंट्स थी उनके साथ पार्टनरशिप में, कि वो भी कोऑपरेट करेंगे और हम इस गोल को फुलफिल करेंगे। ओके, नाउ मिड डे मील स्कीम एक स्कीम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और ये आज के टाइम में मिड डे मील स्कीम चल रही है जो कहीं ना कहीं एक तरह से सक्सेसफुल भी रही है। क्योंकि ये इसलिए लाया गया था ताकि जो बच्चे हैं वो अगर उनको स्कूल में खाना मिलेगा तो वो आएंगे, तो अटेंडेंस बढ़ेगा, रिटेंशन बढ़ेगा, एंड साथ ही में जो भी बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशनल लेवल भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। तो कई सारे इसके फायदे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि जो मेल होते हैं, मेल की जो एजुकेशन या फिर आप बोलो लिटरेसी रेट, वो कहीं ना कहीं फीमेल से थोड़ी ज्यादा है, कितनी थोड़ी नहीं काफी ज्यादा है, क्योंकि 16.67%। मतलब अगर फीमेल की हम लिटरेसी रेट की बात करें तो फीमेल की लिटरेसी रेट हमेशा मेल की लिटरेसी रेट से 16.67% कम रही है। ये अर्बन एंड रूरल एरिया का अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर बात करें स्टेट, तो स्टेट में भी डिस्पैरिटी है। जैसे केरला जैसे स्टेट में 94% लोग लिटरेट हैं, बिहार में ओनली 62% लोग लिटरेट हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग या फिर ड्रॉप आउट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये कुछ चैलेंजेस है हमारे सामने एजुकेशन को लेकर। सो वी होप कि हम इसको ओवरकम करके पूरी कंट्री, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वो एक टाइम पे एजुकेट जरूर होगी। ओके, नो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 जो था यहाँ पे हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कोई भी न्यू बेबी अगर बॉर्न होता है तो उसकी कितनी एक्सपेक्टेंसी है कि वो कितने साल तक जिएगा, उसकी लाइफ कितनी होगी। तो ये कहीं ना कहीं डिसाइड करती है उसकी हेल्थ। तो पहले तो हमारी कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन आज के टाइम पे ये 60+ अराउंड 64-65 है, जो कि काफी अच्छी है। तो हेल्थ क्यों जरूरी है? देखिए, किसी भी कंट्री में अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो तो ग्रोथ में क्या होगा कि आप प्रोडक्शन करोगे तभी आप उस कंट्री की ग्रोथ में
में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। लेकिन इन केस अगर आप हेल्दी ही नहीं हो, आपको कोई बीमारी है, तो बीमारी है तो आप जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, और अगर आप अपना 100% नहीं दे पाओगे तो वो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, आप कंट्री को उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे। तो किसी भी कंट्री के लिए हर कंट्री चाहेगी कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे, और जितनी हेल्दी रहेगी वो उसकी इनकम में उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी। इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर और भी सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट होती हैं वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देती हैं। इंडिया में भी लास्ट कुछ डिकेड से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हुआ है, काफी हद तक चीजें डेवलप हुई हैं, और लोगों खासकर जो भी बहुत ही बैकवर्ड लोग होते हैं उनको हेल्थ जैसी जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम देखें तो अनएम्प्लॉयड कहते किसको हैं, ये बहुत समझना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे कि जिसके पास भी काम नहीं है, घर पे बैठा है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये गलत है। आप अनएम्प्लॉयड उसी को बोलोगे, देखो पहली चीज आती है वर्किंग पॉपुलेशन, जो कि होती है 15 to 59, यानी 15 to 59 एज ग्रुप के जितने भी लोग होंगे उनको बोलेंगे हम वर्किंग पॉपुलेशन। अब इससे छोटे जो हो गए, इससे बड़े जो हो गए, वो वर्किंग पॉपुलेशन में नहीं आएंगे, यानी कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे कि वो अनएम्प्लॉयड हैं। अब इसमें भी जो लोग, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि लेडीज देख लें, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम इंडिया में घर की जो लेडीज होती है वो काम नहीं करती हैं और वो करना भी नहीं चाहती हैं, तो हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बोल सकते हैं। अनएम्प्लॉयड बेसिकली उन्हीं को बोलते हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल है, नॉलेज है, बट उनको काम मिल नहीं रहा है, हम उनको बोलेंगे वो अनएम्प्लॉयड हैं। तो इंडिया में रूरल एरिया में अलग तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, अर्बन एरिया में अलग तरह की एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। सो रूरल की बात करें, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, राइट। नंबर 1 इज सीजनल। नाम से क्लियर हो रहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल होगा, यानी कि साल के कुछ महीने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। जैसे एग्रीकल्चर में देख लो कि एग्रीकल्चर में जब तक उनका प्रोडक्शन नहीं होता है तब तक वो एम्प्लॉयड रहते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन जब उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो कुछ महीने वो बैठे ही रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि जो इंसान है, जो पॉपुलेशन है, वो देखने में लगता है कि वो काम कर रही है बट एक्चुअली में वो काम नहीं कर रही है। अब आप बोलोगे ये कैसे? सपोज एक फैमिली है, एक फार्मर की फैमिली है, तो एक फार्मर है और उसके 5 बेटे हैं। अब वो 6 जो भी लोग हैं वो मिलके एक छोटे से लैंड पे काम कर रहे हैं। अब वो लैंड जो प्रोडक्टिविटी उससे निकल के आ रही है, वो 5 लोग 6 लोग जो भी हैं वो उनका लाइवलीहुड उसी से चल रहा है ना। सपोज उसमें से 2 लोग निकल गए, अब वहां पे कितने लोग काम करें? अब वहां पे बस 4 लोग काम कर रहे हैं। अब वो 4 लोगों के काम करने से भी उतनी ही प्रोडक्टिविटी निकल के आ रही है। दैट मीन्स जो वो 2 लोग थे वो एक्स्ट्रा थे। तो अब ये जो 2 लोग हैं इन्हीं को हम बोलेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि वो लग तो रहा है कि काम कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन एक्चुअली में उनकी उतनी जरूरत नहीं है वहां पे। अगर वो जाके कहीं और भी काम करेंगे तो यहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये भी मेनली रूरल एरियाज में देखने को मिलता है, क्योंकि रूरल एरियाज एक फैमिली जो होती है वो मिलकर एक लैंड पे काम करती है, जितने की जरूरत नहीं होती है उतने लोग वो काम करते हैं। ओके ना, अब हम देखेंगे अर्बन एरिया में कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। वो होता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड यानी कि ऐसे लोग जो एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं होता है। सिटीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है कि सिटीज में लोग ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, बट स्टिल दे डोंट हैव जॉब। उनके पास जॉब नहीं है, वो किसी भी जॉब को करने के लिए तैयार है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इससे प्रॉब्लम क्या हो जाती है? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री में, जैसे इंडिया जैसी कंट्री जिसको हम बोलते हैं यंग कंट्री, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 29-30 एज ग्रुप की है, तो इसलिए इंडिया को यंग कंट्री बोला जाता है। अब अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन आ जाए, लोग अनएम्प्लॉयड बैठे रहें, तो एक तरह से वो बर्डन हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, उनका जो मैन पावर है, उनके अंदर जो एक कैपेबिलिटी है कि वो कंट्री के लिए कुछ कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, और वो जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर एक बर्डन बन जाएंगे और वो पूरी कंट्री के लिए एक लायबिलिटी बन के रह जाएंगे। और साथ ही साथ उनके अंदर भी एक निराशा आ जाएगी कि हम लोग होपलेस हो जाएंगे कि हम लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जो अनएम्प्लॉयड लोग होंगे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही नीचे हो जाएगा, यानी कि वो अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगेन वही प्रॉब्लम आ जाएगी जो हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की, वो कहीं ना कहीं नीचे होती जाएगी और वो इकोनॉमी उस कंट्री की डिप्रेस्ड होती जाएगी अगर वहां पे अनएम्प्लॉयड लोग ज्यादा रहेंगे ना। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया में ये सीन है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो एक बेयर सब्सिस्टेंस लेवल पे जी रही है, यानी कि उनको जो भी छोटा मोटा काम मिल जाता है वो उसी को करके खुश रहते हैं। वो उनके पास उतने इनफ मनी नहीं होती है कि वो और चीजों में इन्वेस्ट कर सके। तो अनएम्प्लॉयड तो नहीं है, लेकिन उनका डेवलपमेंट भी उतना नहीं हो रहा है, वो हेल्थ में, एजुकेशन में उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत टाइम से, काफी टाइम से रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो फैमिली क्या होती है, वो एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे लगी रहती है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन इंडिया में है, लेकिन कुछ टाइम से हमारे यहाँ पे जो लोग हैं रूरल एरिया से निकल के वो शहरों में आ रहे हैं, और जो भी टर्शरी सेक्टर मैंने यहाँ पे आपको बताया था, टर्शरी सेक्टर में जो भी सर्विसेज वाला सेक्टर है, यहाँ पे आके जो लोग हैं वो काम में लग रहे हैं। तो एक तरह से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन इंडिया में कहीं ना कहीं कम हो रही है, लोग दूसरी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो रहे हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों एंड क्लासमेट्स के साथ में शेयर जरूर करिएगा। मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश एंड SST पढ़ाती हूँ, जिसकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।